कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर। अब बात कर लेते हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, कुछ जनरल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो साथ केस स्टडीज लिखी हुई हैं, अब आप ना भी पढ़ें तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि ड्यूटी क्या है। अब स्टार्ट करते हैं। प्रायर टू कंपनीज एक्ट्स, कॉमन लॉ रूल्स, इक्विटेबल प्रिंसिपल्स एंड फिड्यूशियरी ड्यूटी मेड्स अप the law on director duties. A fiduciary duty is a duty imposed upon certain person because of the position of trust and confidence they are in. They are now have been replaced by specific statutory duties provided in the Companies Act. However, the old case law still has relevance in interpreting the new legislation and illustrating its application. तो ये कह रहा है कि कंपनी एक्ट 2006 में बना था, उससे पहले जितने भी कॉमन लॉ रूल्स थे या इक्विटेबल प्रिंसिपल्स थे और फिडुशरी ड्यूटीज थी, उनके थ्रू जो है ना ये प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए थे कि डायरेक्टर की ये ड्यूटी है। फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब ये होता है कि एक बंदा जो है उस पे ट्रस्ट किया गया, कॉन्फिडेंस उसको दिया गया, ठीक है, उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है मेंबर्स का, शेयर होल्डर्स का। तो उस कॉन्फिडेंस, उस ट्रस्ट की वजह से उस पर क्या ड्यूटी आती है, उसको आप फिड्यूशियरी ड्यूटी बोलते हो। तो वो ये कह रहा है कि पहले तो ये ड्यूटीज होती थी, आप जब कंपनी एक्ट 2006 बना तो उसमें ड्यूटीज को जो है ना एक लॉ की शक्ल दे दिया गया, ठीक है, एक स्टैच्यूटरी ड्यूटीज बना दी गई। लेकिन डाटा जो है, जो मतलब प्रिंसिपल्स हैं, वो इन्हीं जो पुराने केस लॉज हैं, कॉमन लॉज हैं, इससे उठाए गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी क्या है, क्या है डायरेक्टर की। सबसे पहले डायरेक्टर की ड्यूटी है ड्यूटी टू एक्ट विद इन पावर्स। जो उसको पावर दी गई है उसके अंदर अंदर डायरेक्टर ने एक्ट करना है। A director must act in accordance with the company's constitution and only use his powers for the purpose which they were given. डायरेक्टर्स को कंपनी के रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है और सिर्फ वही काम करने जिस काम की उसको पावर दी गई है। They have a fiduciary duty to the company to exercise their power bona fide in what they honestly consider to be बेस्ट इंटरेस्ट इन द कंपनी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उनकी फिड्यूशियरी ड्यूटी है, जो उन पर ट्रस्ट किया गया है, उस ट्रस्ट की बेस पे उनकी ये ड्यूटी है कि वो हर वो काम करें विद इन देयर पावर जो कि कंपनी के लिए बोनाफाइड हो, यानी कि बेनिफिशियल हो। ठीक है, वो वाला काम करें जो कि कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो डायरेक्टर्स की ये ड्यूटी है। इफ दिस रूल इज नॉट एडहेड, अगर वो इस रूल को फॉलो नहीं करते तो जो ट्रांजेक्शन बेसिकली उन्होंने की है वो इनवैलिड कर दी जाएगी, अनलेस अनलेस उस ट्रांजेक्शन को शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया। मिसाल के तौर पर कि एक डायरेक्टर है, उसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया। ठीक है, अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया, अब उसने अपनी ड्यूटी टू एक्ट विद इन पावर्स ब्रीच कर दी। अब जो उसने अथॉरिटी को एक्सीड करके कॉन्ट्रैक्ट किया गया होगा, जनरल रूल क्या है, वो इनवैलिड होगा। हाँ, अगर शेयर होल्डर्स कहते हैं कि यार इसने कॉन्ट्रैक्ट चलो अपनी अथॉरिटी से निकल के तो कर दिया, लेकिन ये कंपनी के लिए फायदेमंद है, तो शेयर होल्डर उसको अप्रूव कर सकते हैं। ये वही रेटिफिकेशन वाली बात है जो हमने एजेंसी में पढ़ी थी, एजेंसी लॉ में। ठीक है, तो अगर वो अपनी पावर से बाहर जाके कोई ऐसा काम कर देता है तो वो ट्रांजैक्शन इनवैलिड होगी, जनरल रूल यही है। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव कर देते हैं, उसका अप्रूवल दे देते हैं, तो फिर जो है वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगी। ठीक है, दूसरी डायरेक्टर की ड्यूटी क्या है, डायरेक्टर की ड्यूटी है टू प्रमोट द सक्सेस ऑफ द कंपनी, कंपनी की सक्सेस को प्रमोट करे। या डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन अ गुड फेथ इन अ वे व्हिच ही प्रमोट्स द सक्सेस ऑफ द कंपनी एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स एज अ होल। द एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनलाइटेंड शेयर होल्डर वैल्यू एंड रिक्वायर्स द डायरेक्टर टू हैव रिगार्ड टू। तो इसमें वो ये कह रहा है कि डायरेक्टर की ड्यूटी है कि सक्सेस ऑफ कंपनी को प्रमोट करे। ठीक है, और ये काम करे। ठीक है, मतलब जब वो काम कर रहा हो तो अब कंपनी की वैल्यू में इजाफा करने के लिए, कंपनी की सक्सेस को प्रमोट तभी करेगा जब वो ऐसे काम करेगा, ऐसी चीजों को रिगार्ड देगा जिससे कंपनी का फायदा है। ठीक है, क्या क्या चीजें जिनको उसको रिगार्ड देना चाहिए। नंबर वन, उसको ये देखना चाहिए कि जो मैं डिसीजन लूंगा लॉन्ग टर्म में उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उसको ये देखना होगा कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो कंपनी के एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट में होने चाहिए। ठीक है, उसको ये देखना होगा कि दे नीड टू फोस्टर द कंपनीज बिजनेस रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, कस्टमर एंड अदर्स। डायरेक्टर्स के ये काम होगा सक्सेस प्रमोट करने का। ये भी तरीका है कि फॉस्टर का मतलब ये है कि वो रिलेशनशिप मेंटेन रखे। बिजनेस जिस सप्लायर के साथ डील करता है, जिन कस्टमर के साथ डील करता है, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे रखे। द इम्पैक्ट ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन इन द कम्युनिटी एंड द एनवायरनमेंट, इस चीज को भी रिगार्ड दे कि जो कंपनी काम कर रही है उसका कम्युनिटी और एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है। अगर तो एडवर्सली इफेक्ट कर रही है कंपनी की एक्टिविटीज जनरल पब्लिक को या फिर एनवायरनमेंट को, तो ऐसे काम को वो उससे पीछे हट जाए। ठीक है, द डिजायरेबिलिटी ऑफ कंपनी मेंटेनिंग अ रेपुटेशन फॉर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट, कंपनी जो चीज डिजायर कर रही है कि यार हमारी जो है मार्केट में एक हाई रेपुटेशन होनी चाहिए और हमारे प्रोडक्ट्स का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, हम जो बिजनेस करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो इस चीज को भी वो माइंड में रखे डायरेक्टर्स। ठीक है, इस चीज को फॉलो करे। द नीड टू एक्ट फेयरली एज बिटवीन मेंबर्स ऑफ कंपनी, के मेंबर्स ऑफ कंपनी जो है और उनके साथ आपस में इसका फेयर ताल्लुक हो, फेयरली एक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीजें जिनका दिगाज डायरेक्टर को रखना पड़ता है ताकि वो कंपनी की सक्सेस को प्रमोट कर सके।
आगे उसने लिखा हुआ है कंपनीज में हैव वाइडर पर्पस देन जस्ट द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स सच एज चैरिटेबल कंपनीज एंड कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनीज। ऊपर हमने बात की है कि उसने डायरेक्टर्स ने वो काम करना है बेसिकली जो मेंबर्स को बेनिफिशियल हो, कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि जो कंपनीज हैं जैसे चैरिटेबल कंपनीज होगी या जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट में काम करती हैं, तो उस सिचुएशन में डायरेक्टर का ये काम नहीं है कि जो उसके मेंबर्स हैं उनका फायदा हो। उस सिचुएशन में तो वो कंपनी बनी इसलिए है कि चैरिटी कर सके या कम्युनिटी को कोई फायदा पहुंचा सके। तो उस सिचुएशन में डायरेक्टर ने क्या करना है, उन्होंने वो काम करना है जिससे जो मोस्ट लाइकली है कि वो उस पर्पस को अचीव कर सके, ठीक है। मतलब नॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वहां पर मेंबर्स के लिए बेनिफिशियल क्या होता है कि उनकी शेयर उनको रिटर्न मिले, उनको प्रॉफिट मिले, उनको डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा मिले। तो ये कह रहा है कि नॉर्मल के लिए तो चलो ठीक है, डायरेक्टर का ये काम है कि वो फेयरली एक्ट करे, गुड फेथ में एक्ट करे, कंपनी के प्रॉफिट्स में इजाफा करे, मेंबर्स को फायदा हो, कंपनी को फायदा हो। लेकिन जो कंपनीज हैं जो कि बनी चैरिटी के लिए, जैसे चैरिटेबल कंपनीज हैं या कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए कंपनीज बनी है, तो उस सिचुएशन में डायरेक्टर की ये ड्यूटी होगी कि जिस मकसद के लिए वो बनी उस मकसद को जो है वो अचीव करे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तो प्रॉफिट इज नॉट प्राइमरी थिंग, सही है। ये पैराग्राफ जो है ये हम फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग में बात करेंगे चैप्टर 12 में। यहाँ तक जो है ये था। इसके बाद है ड्यूटी टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। इसको मैं सम अप कर देता हूँ कि डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट जजमेंट देनी चाहिए, ठीक है। किसी के प्रेशर में आके, शेयर होल्डर्स के प्रेशर में आके कोई उसने डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। अगर डायरेक्टर जो है वो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है, जो उसको अथॉरिटी दी गई है उसके मुताबिक अगर जजमेंट को एक्सरसाइज कर रहा है और किसी के प्रेशर में नहीं आ रहा, तो यस ही इज डूइंग हिज ड्यूटी टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो ड्यूटी टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट में ये होगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर फ्रॉम द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर शुड डू हिज जॉब। ओके, डायरेक्टर शुड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है ड्यूटी टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस। कि डायरेक्टर जो है जब वो काम कर रहा हो तो रीजनेबल केयर और स्किल और डिलीजेंस को शो कर रहा हो, ठीक है। अब वो रीजनेबल केयर क्या है? द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ अ डायरेक्टर इज दैट ऑफ अ रीजनेबली डिलीजेंट पर्सन विद अ जनरल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस दैट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड ऑफ डायरेक्टर। जो रीजनेबल केयर, स्किल या डिलीजेंस हम डायरेक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं वो हो सकती है जो कि एक नॉर्मल डायरेक्टर डिफरेंट कंपनीज का है उसके पास हो, पहली। दूसरी, द एक्चुअल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस हेल्ड बाय डायरेक्टर। और अगर नॉर्मल जो मार्केट में डायरेक्टर्स हैं वो थोड़े लेस एक्सपीरियंस और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज है बाकियों के मुकाबले में, तो आपकी जो ड्यूटी, जो आपकी रीजनेबल केयर का स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर हम वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यार एक बंदा जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, टॉप रेप्यूटेड कंपनीज का, उसको कैसे काम करना चाहिए, किस केयर के साथ, किस स्किल के साथ, किस डिलीजेंस के साथ, तो हम आपसे वही एक्सपेक्ट करेंगे। रीजनेबल टेस्ट में दो चीजें आ जाती हैं, एक है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि उस पोजीशन में जो बंदा हो, ठीक है, उस पोजीशन में जो कॉम्पिटेंट बंदा हो, वो क्या, किस तरह वो चीजों को कैरी आउट करता है, हम वही एक्सपेक्ट करेंगे अपने डायरेक्टर से भी। जबकि सब्जेक्टिव टेस्ट ये कहता है कि अगर एक रीजनेबल बंदा डायरेक्टर ना हो, रीजनेबल ना होने से मुराद ये है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल हो, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हो, एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन हो, एक्स्ट्रा नॉलेज हो, तो जिसके पास एक्स्ट्रा ये चीजें होंगी तो हम उससे उस तरह के बंदे की स्किल एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर 2 साल जिसके पास एक्सपीरियंस है तो उससे आप कम स्किल एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये कहता है कि जिस डायरेक्टर के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो हम उससे वही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो कि एक 2 साल के बाकी डायरेक्टर्स के पास जो एक रीजनेबल स्किल होनी चाहिए, जिस तरह उनको चीजों को करना चाहिए, जिस तरह वो केयर शो करनी चाहिए, जितने वो डिलीजेंट होने चाहिए, हम वही एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक बंदा है जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो सब्जेक्टिव टेस्ट यही कहता है कि या उसके पास बाकियों के मुकाबले में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और क्वालिफिकेशन है, तो हम उससे वो एक्सपेक्ट करेंगे जो कि उस तरह का बंदा जिसके पास वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, वो जो काम करता, जिस केयर से वो काम करता, जो स्किल्स वो शो करता, जिस डिलीजेंस से वो काम करता, हम उससे वही एक्सपेक्ट करेंगे। अगली ड्यूटी है, ये केस बस आप ना भी पढ़े, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डायरेक्टर कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाए जो उसको कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ले आती है, ठीक है, तो डायरेक्टर का काम है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो अवॉइड करे, ठीक है, और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, ठीक है। जैसे अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो आप पर्सनल कैपेसिटी में भी कर सकता है, ठीक है, और एक कंपनी के बिहाफ पर भी है, तो उसको चाहिए कि कंपनी के लिए जो बेनिफिशियल हो वो हो, ठीक है। जिस चीज में उसका इंटरेस्ट आ जाए, तो कंपनी के लिए बेस्ट इंटरेस्ट क्या, बेस्ट चीज क्या होगी डायरेक्टर्स को वो करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ड्यूटी नॉट टू एक्सेप्ट बेनिफिट फ्रॉम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से कोई बेनिफिट एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। रीजनेबलनेस उसकी होनी चाहिए बेनिफिट की, क्योंकि बेनिफिट आप थर्ड पार्टी से अगर कोई ले रहे हो
ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा, वो एक तरह से ब्राइब ही होगा ना, ब्राइब भी होगा। अब यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स मस्ट नॉट एक्सेप्ट एनी बेनिफिट फ्रॉम थर्ड पार्टी विच अराइजेस बाय रीजन ऑफ हिम बीइंग अ डायरेक्टर और परफॉर्मिंग नॉट परफॉर्मिंग एन एक्ट एज अ डायरेक्टर। वो कह रहा है कि आपने थर्ड पार्टी से कोई ऐसे बेनिफिट्स नहीं लेने, ठीक है, जिससे आपका काम इन्फ्लुएंस हो रहा हो, ठीक है, अनलेस एक्सेप्टेंस कैन नॉट रीजनेबली बी रिगार्डेड एज लाइकली टू गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, अगर जो आपने गिफ्ट लिए हैं उस गिफ्ट से ये है कि वो गिफ्ट लेने के बाद ये चीज नहीं है, मतलब शो हो रही कि आप गिफ्ट लेने की वजह से उस पार्टी को फेवर दोगे, फिर कोई मसला नहीं है। जैसे अब एक बंदा है, कंपनी का डायरेक्टर है, उसे कोई गाड़ियां दे रहा है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी से गाड़ियां गाड़ियां दे रही है, बड़े बड़े महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रही है, तो इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि थर्ड पार्टी उसे कोई फेवर चाहती है, ठीक है। तो इसीलिए फिर अगर फेवर चाहती है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर वाली बात भी आ गई, ठीक है, और नीचे बेनिफिट्स जो कि उसको एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए थे वो भी उसने किया, ठीक है। तो ये उसको नहीं करना। हाँ, अगर कोई गिफ्ट ऐसा है जिससे आप ये नजर आ रहा है कि यार इसकी जो जजमेंट है या जो इसकी ड्यूटी है, ये ड्यूटी से हटेगा नहीं, ठीक है, किसी को फेवर नहीं करेगा, तो फिर उन गिफ्ट्स को लेने में कोई मसला नहीं है, जैसे छोटे मोटे गिफ्ट्स हो गए, ठीक है। जो बाकी गिफ्ट्स होते हैं जिससे उसकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी पे फर्क पड़ता है, जिससे चांस होता है कि वो फेवर करे थर्ड पार्टी को, तो वो ब्राइब में आ जाते हैं और डायरेक्टर वो काम नहीं कर सकता। उसके बाद है ड्यूटी टू डिक्लेयर इंटरेस्ट इन प्रपोज ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो डायरेक्टर का काम है कि उस वो जो इंटरेस्ट उसका है वो शेयर होल्डर्स के सामने रखे, ठीक है। A director is required to declare the nature and extent of any interest, either direct or indirect, to a connected person they have in relation to a proposed transaction or arrangement with the company. Even if the director is not a party to a transaction, the duty may apply if they are aware or ought reasonably to have been aware of the interest. वो ये कह रहा है कि अगर एक ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने एक फर्म के साथ ट्रांजेक्शन की, अब उस फर्म में जो है ना, कंपनी, उस फर्म में डायरेक्टर का भाई था, ठीक है। अब जब डायरेक्टर का भाई उस फर्म में था तो ट्रांजेक्शन वो हो सकता है थोड़ी लेस कॉस्ट पे करे, उसके भाई को बेनिफिट हो, ठीक है। तो अगर इवन वो ये काम नहीं भी करता फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन अगर अगली फर्म में उसका भाई मौजूद है तो उसका इंटरेस्ट आ गया ना डायरेक्टर का। तो डायरेक्टर का काम है कि जिस तरह का भी उसका इंटरेस्ट है, जो भी उसकी नेचर है, जो भी एक्सटेंट है, अमाउंट में भी, वो उसने डिस्क्लोज करना है, बताना है कि इंटरेस्ट डिक्लेयर करना है, ठीक है। जो डिक्लेयर करना है शेयर होल्डर्स को, वो राइटिंग में भी कर सकता है, बोर्ड मीटिंग में भी कर सकता है, और जनरल नोटिस दे के भी बता सकता है शेयर होल्डर्स को कि यार मैं जो ट्रांजैक्शन कंपनी इस थर्ड पार्टी के साथ कर रही है, जो भी फर्म है, उस थर्ड पार्टी में मेरा कोई रिश्तेदार है, उस थर्ड पार्टी में मेरा कोई फॉर एग्जांपल मेरा कोई भाई है, ठीक है। तो वो उसको इंटरेस्ट को डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो ये थी डायरेक्टर्स की कुछ ड्यूटीज, नॉर्मल सी कॉमन लॉ ड्यूटीज हैं, ठीक है। अब ब्रीच ऑफ डायरेक्टर ड्यूटीज, अगर डायरेक्टर अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है तो फिर क्या होता है, ठीक है। उससे पहले एक जनरल रूल उन्होंने लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स ओ देयर ड्यूटीज टू कंपनी एज अ होल, नॉट टू इंडिविजुअल मेंबर्स। डायरेक्टर जो है वो ड्यूटी उनकी होती है पूरी कंपनी की तरफ, एक एक कंपनी के मेंबर की तरफ नहीं होती कि हर बंदे को वो देखे, हर बंदे को वो ड्यूटी वो करता है, नहीं, कंपनी एज अ होल को करता है, ठीक है। तो नीचे जो केस स्टडी है उसमें भी यही था, उसमें भी यही उन्होंने मेंशन किया है बेसिकली, कि डायरेक्टर जो है वो किसी एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर को ड्यूटी ओ नहीं करता, ठीक है। डायरेक्टर जो है वो ड्यूटी पूरी कंपनी को ओ करता है, सही है। तो ये आपने बात याद रखनी है, अगर एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर डायरेक्टर पे को सू करता है, ठीक है, तो वो इट्स नथिंग, वो नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्टर्स अपनी ड्यूटी एक इंडिविजुअल मेंबर्स की तरफ उसकी होती नहीं है, कंपनी एज अ होल की तरफ होती है। तो जब सारे शेयर होल्डर्स उस पर कोई केस करेंगे तब वो कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी एज अ होल में सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, हर एक एक बंदा जो है उसको वो नहीं दे सकता, ठीक है। इस तरह तो अगर एक कंपनी में 200 शेयर होल्डर्स हैं, 200 के 200 उस पर केस करें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कंपनी एज अ होल को ड्यूटी वो करता है, तो शेयर होल्डर्स भी एज अ होल उसको सू कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। उसके बाद अगर पहली पहली बात तो हमने ये कर दी कि अगर डायरेक्टर ने ड्यूटी ब्रीच भी किया है तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स पे केस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स कंपनी एज अ होल को ड्यूटी वो करता है। फिर द डायरेक्टर मे बी रिक्वायर्ड टू मेक गुड एनी लॉस सफर्ड बाय द कंपनी। डायरेक्टर ने ड्यूटीज ब्रीच की, उन ड्यूटीज ब्रीच करने की वजह से कंपनी को लॉस हुआ, तो डायरेक्टर का काम है कि उस लॉस की भरपाई करे, ठीक है, वो लॉस रिकवर करवाए कंपनी को, उस लॉस के जो पैसे बनते हैं कंपनी को दे। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बिटवीन द कंपनी एंड डायरेक्टर में बी रेंडेड वॉइडेबल। जो डायरेक्टर और कंपनी के दरमियान इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ होगा वो भी वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। एनी प्रॉपर्टी टेकन बाय द डायरेक्टर फ्रॉम द कंपनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम इफ स्टिल इज इन हिज पोजेशन। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि कंपनी ने डायरेक्टर को दी हुई थी, फॉर एग्जांपल रहने के लिए घर दिया हुआ था, गाड़ी दी हुई थी, तो वो उससे वापस ली जा सकती है। प्रॉपर्टी में बी रिकवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी अनलेस दैट थर्ड पार्टी एक्वायर्ड इट फॉर द वैल्यू इन गुड फेथ। अब ये जरा समझने वाला पॉइंट है। वो ये कहता है कि डायरेक्टर ने जो है
एक ट्रांजैक्शन की अपनी ड्यूटीज से हट के, उसने ये किया कि उसने एक थर्ड पार्टी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, गाड़ी ट्रांसफर कर दी। और उसने क्यों की? उसने चीप प्राइस पे कर दी, उसने सस्ती प्राइस पे थर्ड पार्टी को दे दी, क्योंकि जाहिर सी बात है थर्ड पार्टी से उसने कोई, हो सकता है कि बाद में बेनिफिट लेना हो, ठीक है, या हो सकता है थर्ड पार्टी जो है उसके कोई रिश्तेदार वगैरह ही हो, तो उसने जानबूझ के सस्ती चीज जो है ना, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी की चीज सस्ती बाहर बेच दी। तो वो ये कहता है कि ड्यूटी तो उसने ब्रीच कर दी, ठीक है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को ये नहीं पता था कि डायरेक्टर ने जो है वो ड्यूटी को अपनी ब्रीच किया है या अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके कोई काम किया है, थर्ड पार्टी को डायरेक्टर की जो है उस चीज का आइडिया नहीं था, फॉर एग्जाम्पल उसको नहीं पता था कि ये क्यों ये कर रहा है, तो फिर तो वैल्यू इन गुड फेथ है, फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर ने जो थर्ड पार्टी के साथ किया होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी को पता था कि डायरेक्टर जानबूझ के मुझे बहुत सस्ती चीज दे रहा है या मुझे सस्ती चीज दे रहा है या मेरे साथ ये ट्रांजेक्शन इवन कर रहा है, क्योंकि वो हो सकता था किसी और सप्लायर के साथ कर सकता था, मेरे साथ कर रहा है, उसको अगर ये भनक भी लग जाती है ना कि डायरेक्टर कुछ फिशी फिशी कर रहा है, ठीक है, तो फिर थर्ड पार्टी वैल्यू इन गुड फेथ नहीं होगी, ठीक है, फिर वो ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं होगी, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी जो है वो वैल्यू इन गुड फेथ है तो फिर ट्रांजेक्शन वैलिड होगी जो डायरेक्टर ने की है। ट्रांजेक्शन कौन सी? जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया उसने। बाकी अगर डायरेक्टर ने कोई ब्रीच अभी नहीं किया और करने जा रहा है तो कंपनी पहले ही जो है उसके कोर्ट से लेके उसकी इंजेक्शन ले सकती है, ठीक है। जैसे डायरेक्टर ने प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी की प्रॉपर्टी 2 लाख की थी, 1 लाख की किसी को देने जा रहा है, तो डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को पता चल गया तो उन्होंने पहले ही में कोर्ट में जो है ना, सारे शेयर होल्डर्स ने इस पे केस कर दिया, कंपनी एज अ होल ने डायरेक्टर पे केस कर दिया, कोर्ट ने इंजेक्शन ऑर्डर दिया और डायरेक्टर को मना कर दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है ये? ब्रीचेज अगर हो तो क्या होगा? जी जी। सही है। बाकी सेक्शन आगे उसने लिखा हुआ है कि सेक्शन 232 ऑफ कंपनी एक्ट 2006 provides that any provision to exempt a director from or indemnify him against any liability for breach of duty or negligence is void। कि आप ऐसा कोई प्रिंसिपल, ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ एस्टेब्लिश नहीं कर सकते जिसमें यह लिखा हो कि डायरेक्टर जो है अगर वो नेग्लिजेंस करेगा, डायरेक्टर नेग्लिजेंस करेगा तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि कोई भी प्रोविजन, कोई भी प्रिंसिपल जो ये कहता हो कि जी डायरेक्टर ने अगर नेग्लिजेंस कर दी या ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दी तो वो लाइबल नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टर को उससे लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट करते हैं, तो ऐसी जो भी प्रोविजन है वो वॉइड होगी, यानी कि इनवैलिड होगी। उसके बाद लिखा है सेक्शन 239 ऑफ कंपनी एक्ट 2006 स्टेट्स दैट अ कंपनी कैन रेटिफाई द ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो हमने ये बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट उसने कर दिया, जैसे विद पावर से हट के उसने काम कर दिया, तो उसकी ड्यूटी थी टू एक्ट विद इन द पावर्स, उसने वो नहीं की, पावर से हट के उसने अथॉरिटी को एक्सीड करके काम कर दिया, ड्यूटी उसने अपनी क्या कर दी? तोड़ दी, ब्रीच कर दी। लेकिन स्टिल शेयर होल्डर्स जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी कि 50% प्लस वोट्स के साथ उस ब्रीच को रेटिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसका अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, ब्रीच हुआ, जो हमने पहली ड्यूटीज की पढ़ी थी, ड्यूटी टू एक्ट विद इन पावर्स, तो उसने ब्रीच तो कर दिया, लेकिन अगर शेयर होल्डर चाहें तो उस ट्रांजेक्शन को वैलिड कर सकते हैं। कैसे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि 50% प्लस वोट्स चाहिए। तो ये था हमारे ड्यूटीज। अब हम आ जाते हैं पावर्स ऑफ डायरेक्टर के। डायरेक्टर के पास क्या पावर्स होती है, ठीक है। The division of power within a company is between board of directors who manage the business on day-to-day basis and members who take major decisions about running of the company's business in general meeting। दो लोगों के पास ही पावर होती है कंपनी में, ठीक है। एक तो डायरेक्टर्स होते हैं, बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, कंपनी को चला रहे होते हैं, और दूसरा शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मोस्टली केसेस में जो है, जैसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, डायरेक्टर्स को रिमूव करना, कोई डिसीजन है उसमें मीटिंग उनकी कॉल होती है और फिर वोटिंग होती है, तो दो लोगों के दरमियान, दो लोगों के पास बेसिकली पावर होती है। एक होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कंपनी को चलाने की, और शेयर होल्डर्स की, जो कि मेजर डिसीजंस लेते हैं कंपनी के जनरल मीटिंग में वोटिंग की बेस पे, ठीक है। फिर वो कहता है डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर पावर इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टर्स ने जो है वही काम करना है, पावर्स को उसी तरह एक्सरसाइज करना है जो उनको आर्टिकल्स में, यानी कि कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। द आर्टिकल्स विच यूजुअली ऑथराइज द डायरेक्टर्स टू मैनेज। अब आर्टिकल्स क्या अथॉरिटी देते हैं डायरेक्टर्स को कि कंपनी को मैनेज करें, ठीक है, और टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ द कंपनी फॉर एनी पर्पस कनेक्टेड विद द कंपनीज बिजनेस। जो जो उनको पावर्स दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, तो उसको कंपनी बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल करे, जिस मकसद के लिए उनको दी गई है, ठीक है। फिर उसने लिखा हुआ है नोट दैट द पावर टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज गिवन टू द बोर्ड एज अ होल, नॉट टू इंडिविजुअल डायरेक्टर्स।
जो आपको पावर दी जाती है डायरेक्टर्स को, वो किसी एक इंडिविजुअल डायरेक्टर को नहीं दी जाती, वो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी को पूरे को दी जाती है, फिर वो आगे फर्दर जो है डेलीगेट करती है इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को। Where a company's articles delegate the management of the company's business to board, the members have no right to interfere in decision made by board. ठीक है, directors are not agents of the members and they are not subject to their instruction as to how to act. तो जनरल रूल ये है कि कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दी हुई है कि वो कंपनी को मैनेज करें, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स का कोई राइट नहीं है कि उनके डिसीजंस में इंटरफेयर करें। डायरेक्टर्स जो है वो मेंबर्स के एजेंट्स नहीं हैं, डायरेक्टर्स उनकी इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चल सकते सारे। ठीक है, तो जनरल रूल ये हुआ कि जो अथॉरिटी, जो पावर आर्टिकल्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी हुई है वो कंपनी को मैनेज करने के लिए, तो वो अपनी उस हिसाब से कंपनी को मैनेज करेंगे, कंपनी को चलाएंगे। और मेंबर्स का कोई काम नहीं है, मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स के, वो उनकी डिसीजंस में इंटरफेरेंस करें। ठीक है, ये जनरल रूल है। अब यहाँ पर एक केस भी उसके हवाले से है कि कंपनी ने जो है वो एक लॉ सूट चला रही थी। केस, दो डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दो डायरेक्टर्स के खिलाफ एक केसेस किए। ठीक है, एरन डायरेक्टर्स का मतलब ये है कि वो कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। ठीक है, कुछ मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व थे। तो अगली जो सब्सिक्वेंट मीटिंग हुई उसमें मेंबर्स ने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास की और उन्होंने कहा भाई जो दो लोगों के दरमियान आप लोग, ये दो लोगों पे जो आपने केस किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो इनको इसको खत्म कर दो। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने कहा भाई नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दी की हुई थी कि वो कंपनी को मैनेज और रन करेंगे, तो उन्होंने जो लिटिगेशन चलाई है दो डायरेक्टर्स के खिलाफ, तो वो चला सकते हैं। मेंबर्स हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन देयर डिसीजन। ठीक है, ये जनरल रूल है। अब उन्होंने प्रोसीडिंग्स इसलिए चलाई होंगी क्योंकि वो मिसकंडक्ट कर रहे थे, और जो शेयर होल्डर्स हैं जाहिर सी बात है शायद उन डायरेक्टर्स के साथ मिले हों, यानी जो उनको फेवर दे रहे हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि जी डायरेक्टर्स को हम उनकी उनकी डिसीजन में इंटरफेरेंस करते हैं। तो कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंबर्स के कोई राइट नहीं है कि वो इंटरफेयर कर सकें डिसीजंस में। ठीक है, लेकिन आगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि प्लेस की गई हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि उस सूरत हाल में, उन जब वो रिस्ट्रिक्शंस वैलिड होती हैं, तो पावर किसके पास आ जाती है? मेंबर्स के पास आ जाती है, डायरेक्टर्स के पास नहीं आती। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि जनरल रूल क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, जो डायरेक्टर्स जो काम करेंगे, जिस तरह कंपनी को चलाएंगे, मेंबर्स का काम नहीं है उसमें इंटरफेरेंस करना। लेकिन हाँ, कुछ सूरत हाल हैं जिसमें पावर जो है वो मेंबर्स के पास आ जाती है, डायरेक्टर्स के पास नहीं आती। नंबर वन, कुछ काम ऐसे हैं जिनके रेजोल्यूशन चाहिए होती है, जैसे कि आपने अगर एक डायरेक्टर को हायर करना है तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू हायर करेंगे। डायरेक्टर को रिमूव करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू आप हायर करेंगे। ठीक है, फिर अ डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड, ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। उसके बाद द मेंबर्स कैन ऑल्टर देयर आर्टिकल्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि मेंबर्स जो है वो आर्टिकल्स को, रूल्स को ऑल्टर कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ। यानी कि कोई रूल चेंज करना है तो 75% प्लस मेजोरिटी वोट हो, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब यही होता है, तो वो रूल चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो इस पावर को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा रूल बना सकते हैं जिससे डायरेक्टर्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर्स पे कंट्रोल कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं शेयर होल्डर्स? ऑल्दो द डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी ऑन डे टू डे बेसिस, द कंपनी इज अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय इट्स मेंबर्स। मोस्ट डिसीजन रिक्वायर्ड majority of over 50%, although some require 75%. Therefore, shareholders who are in the minority may find their wishes are ignored. Members can exercise their votes in their own interest. They are not required to act for the benefit of the company. वो ये कह रहा है कि अगर हम ओवरऑल सिनारियो देखें तो मैनेजमेंट तो सारी डायरेक्टर्स के पास है, यस, लेकिन मेजॉरिटी जो डिसीजंस होते हैं वो मेंबर्स के ही होते हैं। ठीक है, जो मेजर डिसीजंस होते हैं वहां पर मेंबर्स के वोट चाहिए होते हैं। कुछ सिचुएशन में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है, 50% वोट चाहिए होते हैं। कुछ सिचुएशन में स्पेशल होती है, 75% वोट चाहिए होते हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनी में। और वो ये भी कहता है कि क्योंकि वोटिंग, जो अगर फॉर एग्जांपल 10% शेयर होल्डर्स जो हैं वो एक चीज से एग्री नहीं करते, तो उनकी वोटिंग काउंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 50% या 75% से ज्यादा अगर एग्री कर रहे हैं उस मामले में तो उनकी बात मानी जाएगी। तो जो कम माइनॉरिटी है उनकी विशेष को इग्नोर इग्नोर हो सकती है। ठीक है, फिर सेकंड बात वो ये कह रहा है कि मेंबर जो है उनका वोट अपनी इंटरेस्ट में होता है। ठीक है, मेंबर ने अगर एक डायरेक्टर को रखना है तो वो चाहे तो वोट दें उसके खिलाफ या वो उसके हक में वोट दें। वो बाउंड नहीं है कि बेनिफिट ऑफ द कंपनी के लिए काम करना है, जो भी डिसीजन हो। ठीक है, शेयर होल्डर्स पे ये चीज लागू नहीं होती कि उन्होंने कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। ठीक है, उन्होंने अपना जो उनको लगता है कि इसको मुझे वोट देना चाहिए वो उसी को देंगे, जबकि डायरेक्टर्स को बेसिकली काम किस कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में करना पड़ता है। ठीक है, फिर वो कहता है अंडर मॉडल आर्टिकल्स द शेयर होल्डर्स मे बाय स्पेशल रेजोल्यूशन डायरेक्ट द डायरेक्टर्स टू टेक और रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग स्पेसिफाइड एक्शन। वो कहता है अगर कंपनी
का कोई अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना बना हो, अगर वो मॉडल आर्टिकल्स को फॉलो कर रही हो, तो शेयर होल्डर्स जो हैं यानी कि मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू डायरेक्टर्स की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये? जी जी। सही है। उसके बाद स्टैचुरी बाय लॉ क्या कंट्रोल अप्लाई होता है डायरेक्टर्स पे, तो ये उसने बताया हुआ है। नंबर 1, डायरेक्टर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स लास्टिंग मोर देन 2 years मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स। ठीक है, ऊपर उसने लिखा हुआ है कि कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहां पर आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होता है जनरल मीटिंग में। ठीक है, नंबर 1 के पिछले पार्ट में ये था कि जो डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है वो 2 साल का होता है मैक्सिमम, दैट्स इट। जो उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल से ज्यादा का नहीं होता। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा का करना है तो किसका अप्रूवल चाहिए? शेयर होल्डर्स का चाहिए। डायरेक्टर कोई सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करता है तो उनको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। सब्सटेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि डायरेक्टर्स फॉर एग्जांपल कंपनी की कोई प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर करता है या खुद खरीदता है, ठीक है, या ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी का, तो शेयर होल्डर्स का उसको अप्रूवल चाहिए। अब सब्सटेंशियल में क्या चीज आती है? सब्सटेंशियल में वो एसेट जो 1 लाख पाउंड से ज्यादा का हो, ठीक है, या फिर वो एसेट जो कि कंपनी की 10%, जो उसकी टोटल एसेट्स की वैल्यू है उसका 10% हो, और मोर देन 5,000 हो। ठीक है, नंबर 1 ये होगा कि ग्रेटर देन 100,000 का जो एसेट जो कि 1 लाख पाउंड से ज्यादा का हो, वो सब्सटेंशियल ट्रांजेक्शन में आता है। ऐसे एसेट की अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है डायरेक्टर तो उसका अप्रूवल चाहिए। नंबर 2, अगर कोई एसेट जो कि कंपनी के टोटल एसेट का 10% हो और 5,000 से ज्यादा का हो, 10% ऑफ टोटल एसेट एंड मोर देन 5,000, तो ऐसा एसेट जो है वो भी सब्सटेंशियल ट्रांजेक्शन में ही आएगा, उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए। ठीक है, फेलियर टू ऑब्टेन द मेंबर्स अप्रूवल रिजल्ट इन फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज। अगर अप्रूवल नहीं लेता डायरेक्टर सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में तो ये हो जाएगा, नंबर 1 के ट्रांजेक्शन को इनवैलिडेट करा दिया जाएगा कंपनी। ठीक है, अनलेस द मेंबर गिव अप्रूवल विद रीजनेबल पीरियड। हाँ, अगर मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया उस ट्रांजेक्शन को एक रीजनेबल टाइम में तो फिर तो चलो ठीक है, लेकिन नॉर्मली ट्रांजेक्शन जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। liable The director is liable to account to the company for any gain or indemnified against any loss। डायरेक्टर जो है वो लाइबल होंगे कंपनी को, अगर तो उस सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन से डायरेक्ट कंपनी को फायदा हुआ है तो वो गेन भी कंपनी को डायरेक्टर देगा, और अगर कोई लॉस हुआ है तो डायरेक्टर कंपनी को री इम्बर्स करेगा उस लॉस के अगेंस्ट। इंडेमनीफाई का मतलब होता है री इम्बर्स करना, क्लियरेंस देना। उसके बाद डायरेक्टर कोई लोन लेता है तो उस लोन के लिए भी उनको उसको मेंबर से अप्रूवल चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर को जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स होती हैं, जैसे हमने लास्ट पार्ट में बात की थी कि जब वो ऑफिस को छोड़ के जा रहा होता है, जो उसको कंपनसेशन मिलती है जब वो डायरेक्टर रिटायर या तो रिटायर हो जाता है या फिर उसको निकाल दिया जाता है, तो जितनी भी उसको पेमेंट्स, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स में यूजली ये गिफ्ट्स ही होते हैं, ग्रेट्यूटियस पेमेंट्स होती हैं, तो वो पेमेंट्स भी जो उसको मिलेंगी, जैसे लम सम कुछ पैसे मिल गए, उसके बाद कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल गए, तो वो भी देने से पहले आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होता है। तो शेयर होल्डर्स दे इन उनके पास अथॉरिटी होती है, वो कुछ पावर एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टर्स पे। इसके बाद अथॉरिटी पे बात कर लेते हैं। डायरेक्टर्स की जो 3 तरह की अथॉरिटी होती हैं हम पढ़ते आ रहे हैं। एक्सप्रेस, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्सप्रेसली बताया हुआ है कि इस डायरेक्टर के पास फलानी फलानी अथॉरिटी है, ये काम कर सकता है, वो एक्सप्रेस है। इम्प्लाइड, जो कि एक बंदा जो कि डायरेक्टर है उसकी पोजीशन से इम्प्लाई होता है कि यार एक बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसके पास वो इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी जो कि बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पास होती है। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर हेड होता है, एमडी होता है, सीईओ होता है। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि उसकी पोजीशन से इम्प्लाई हो रही हो। जैसे एक डायरेक्टर है, उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होगी कि वो हर तरह के कंपनी के बिहाफ पर कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक जो डायरेक्टर किसी और कंपनी का होगा वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो हम भी यही इम्प्लाई करते हैं कि यार इस पोजीशन में अगर वो है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, बाकी अपेरेंट अथॉरिटी या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी क्या होती है, जो कि थर्ड पार्टी के माइंड में होती है कि इस बंदे के पास ये अथॉरिटी हो सकती है। ठीक है, तो such authority arises where director is held the other board members as having the authority to bind the company out by, if the third party acts on such a representation the company is stopped from denying its truth। अब ये फ्री मैन एंड लॉयर केस जो हमने एजेंसी लॉ में पढ़ा था, जहाँ पर 4 डायरेक्टर्स थे, कोई भी फॉर्मली मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ था, मैनेजिंग डायरेक्टर थोड़ा हेड होता है, लेकिन एक डायरेक्टर था जो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करता था कमर्शियल नेचर के, एक थर्ड पार्टी एक फर्म के साथ करता था कॉन्ट्रैक्ट, और जो बाकी डायरेक्टर्स होते थे वो भी कुछ कुछ भी नहीं बोलते थे। ठीक है, तो फिर थर्ड पार्टी के माइंड में क्या आ गया कि इस बंदे के पास ये अपेरेंट अथॉरिटी है। फिर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, जो कि डायरेक्टर ने अगेन किया लेकिन उससे नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी ने बाकियों, जाहिर सी बात है कंपनी एज अ होल पे
पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी होती है। तो सारों पे कंपनी ने उनको थर्ड पार्टी ने सू कर दिया कि इसने इससे लॉस हुआ है तो आप सारे रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन जो बाकी रिमेनिंग डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा भाई हम तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही नहीं, ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर था ही नहीं, इसके कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी हमने दी ही नहीं है, ठीक है, कोई अथॉरिटी नहीं है इसके पास, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर ही नहीं सकता, तो हम तुम्हें क्यों लॉस के अगेंस्ट तुम्हें पैसे दें, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा भाई कि आपकी अपेरेंट अथॉरिटी थी। अपेरेंट अथॉरिटी कैसी आई? नंबर 1 पॉइंट उसने लिखा हुआ है कि जो बाकी डायरेक्टर्स थे वो उसके कॉन्ट्रैक्ट जब वो करता था तो कुछ भी नहीं बोलते थे। तो इससे जो है वो मतलब कि मतलब उन्होंने एक तरह से अपनी अप्रूवल ही दे दी ना, अगर वो कुछ नहीं बोल रहे थे तो एक तरह से ये हो गया कि अपेरेंटली वो अप्रूवल उन्होंने दे दिया उसको, उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो एक मिनट। अच्छा, तो अपेरेंट अथॉरिटी पे थे हम। सही है, तो अपेरेंट अथॉरिटी यही होती है कि उन बाकी डायरेक्टर्स अगर उसको मना नहीं करे थे ट्रांजेक्शन करने से, तो एक तरह से वो ये हेल्ड आउट कर रहे थे ना कि यार इसके पास अथॉरिटी है, तो फिर थर्ड पार्टी भी यही सोच चुकी कि यार इससे मैं पिछले 6-7 कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ, तो सारा कुछ ठीक है, तो मतलब सारों का अप्रूवल होगा। तो अपेरेंट अथॉरिटी यही होती है कि जो बाकी लोग हैं वो क्या हेल्ड आउट कर रहे हैं उस डायरेक्टर को, और थर्ड पार्टी जो है उसके माइंड में क्या है कि इसके पास क्या अथॉरिटी हो सकती है उसकी कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, तो उसको आप अपेरेंट अथॉरिटी बोलते हो। बाकी लास्ट चीज है ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द बोर्ड पावर्स, तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर से बाहर से होके करते हो, यानी कि ट्रांजैक्शन बियॉन्ड बोर्ड पावर करते हो, तो उसका क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो power of directors to bind the company or to authorize another to bind the company will not be limited by anything in the company's constitution provided the other party is acting in good faith। अगर डायरेक्टर अपनी पावर से हटता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पावर से हटते हैं, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंडिंग होगा, बेशक उन्होंने अपनी पावर से हट के किया हो। बाइंडिंग कब होगा? जब थर्ड पार्टी जो है उसने गुड फेथ में एक्ट किया, यानी कि उसने कोई उसको उसको आइडिया नहीं था कि यार ये लोग अपनी अथॉरिटी से हट के काम कर रहे हैं, उसने अपना जो अपनी साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ना उसको फेयरली किया, अच्छे फेथ में उसने काम किया, ठीक है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है, बेशक डायरेक्टर्स ने अपनी पावर को एक्सीड कर दिया। उसके बाद आगे कहता है कि even when there is actual knowledge of the lack of authority, this is not enough to count as lack of good faith, so on the face of it any contract entered into the board of the company will be binding, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस अथॉरिटी की उसको एक्चुअल जो थर्ड पार्टी है उसको एक्चुअल नॉलेज थी कि यार इस बंदे के पास जो है वो एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है काम को करने की, ठीक है, इस डायरेक्टर के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है काम को करने की, ठीक है, लेकिन फिर वो ये कह रहा है कि अगर उसने गुड फेथ में वो काम किया हुआ था, ठीक है, तो स्टिल वो जो काम है वो बाइंडिंग होगा। तो नंबर 1 बात ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी पावर से हटकर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर अदर पार्टी को ये नहीं पता था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी उसकी नहीं थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन थर्ड पार्टी ने एक अच्छी फेथ में काम किया है, वो उसने एक अच्छे तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को चलाया है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा। इसी तरह अगर थर्ड पार्टी को एक्चुअल नॉलेज थी भी कि यार इसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो स्टिल अगर वो गुड फेथ में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था थर्ड पार्टी, तो स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा। लेकिन लास्ट पॉइंट, वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होगा अगर जो थर्ड पार्टी थी वो डायरेक्टर, कंपनी का कोई और डायरेक्टर था या कंपनी के डायरेक्टर का कोई जानने वाला था, ठीक है, यानी कि वही वाली बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसे बंदे के साथ किया जो कि कंपनी का डायरेक्टर था या कंपनी के किसी डायरेक्टर का जानने वाला था, तो फिर तो उसने वही वाली बात है कि अपना इंटरेस्ट भी डिक्लेयर नहीं किया होगा, ठीक है, अपनी पावर को भी एक्सीड किया, तो दूसरे को बेनिफिट देने के लिए किया ना। और थर्ड पार्टी भी इस सिचुएशन में गुड फेथ में कभी काम कर ही नहीं सकती। मैं अगर एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, आप मेरे भाई हैं, और मैं आपकी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं आपको बेनिफिट बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में तो गुड फेथ वाली बात होगी ही नहीं, कंपनी लॉ एक्सेप्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी कोई ऐसी थी जो कि कंपनी के डायरेक्टर थी और या तो कोई उसके जानने वाली थी, ठीक है, कुछ एसोसिएटेड था उसे किसी भी तरीके से, तो उस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा, ठीक है, वॉइडेबल होगा। और डायरेक्टर्स जो हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका काम है कि कंपनी को कंपनसेट करना अगेंस्ट एनी प्रॉफिट, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो कंपनी को प्रॉफिट देना है, अपने पॉकेट में नहीं डालना, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लॉस हुआ है,
ठीक है, तो वो कंपनी को उस लॉस को रीइंबर्स करना है। तो इसको मैं सम अप कर देता हूँ, 3 पॉइंट है। नंबर 1 ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो अगर अपनी पावर से हट कर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दूसरी पार्टी जो है वो गुड फेथ में काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट को गुड फेथ में चला रही है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे बाइंडिंग होगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट उन पे बाइंडिंग होगा। सेकंड, अगर थर्ड पार्टी जो है उसको ये पता था, एक्चुअल नॉलेज थी कि यार इनके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी ने जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो थर्ड पार्टी एक गुड फेथ में एक अच्छे तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके चल रही है, ठीक है, तो स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी पे जो है वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट के जहां पर थर्ड पार्टी जो है वो उसकी कोई एसोसिएशन थी कंपनी के साथ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एसोसिएशन कैसे थी कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो बेसिकली, ये जो डायरेक्टर्स कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे अपनी पावर से हट के, वो जिसके साथ कर रहे थे वो या तो उनका कोई रिश्तेदार वगैरह था, उनका भाई था, या फिर वो इवन कंपनी का कोई डायरेक्टर था, यानी कि एसोसिएशन आ गई। जहां पर एसोसिएशन आ जाती है तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होता, कंपनी जो है उस ट्रांजेक्शन को वॉइड कर सकती है, इनवैलिडेट कर सकती है, और कंपनी जो है वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है, ठीक है, कंपनसेशन या रीइंबर्समेंट। कंपनसेशन अगेंस्ट द लॉस और एनी प्रॉफिट दैट हैव अर्नड बाय द डायरेक्टर्स, और अगर कोई लॉस है तो वो इंडेमनीफाई हो जाता है, रीइंबर्स हो जाता है।